नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। कहा जाता है कि उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है बढ़ती उम्र के साथ स्वस्थ बने रहना। चिकित्सा विज्ञान ने हमारी आयु बढ़ा दी है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में उतनी ही गुणवत्ता भी जोड़ी है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी तेजी से वृद्ध हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज देश में करोड़ों लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन चिंता केवल बढ़ती उम्र की नहीं है, चिंता है बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती बीमारियों की। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट यानी हृदय से जुड़ी बीमारियां, जोड़ों की समस्याएं, नींद की कमी, तनाव, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां। यही कारण है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। क्योंकि सवाल केवल ये नहीं कि हम कितने वर्ष जिए, सवाल ये है कि हम कितने वर्षों तक सक्रिय, आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और सम्मानजनक जीवन जी सकें। तो क्या बढ़ती उम्र को धीमा किया जा सकता है? क्या शरीर की क्षमता लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है? क्या मन को जवान रखा जा सकता है? क्या योग केवल आसनों तक सीमित है या ये स्वस्थ जीवन की एक संपूर्ण पद्धति है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ योग गुरु देशराज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिनका हम स्वागत करेंगे। देशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा में आप जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथ ही मेरे साथ योग गुरु विधु चौधरी जुड़ी हुई हैं। विधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आपका धन्यवाद। शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ देशराज जी। जैसे मैंने कहा, इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग जी। तो जब उम्र बढ़ने की बात होती है तो लोग इसे ये सोचते हैं कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन योग के अनुसार एक स्वस्थ उम्र के साथ बढ़ना, स्वस्थ रहते हुए बढ़ना, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने शब्दों में? प्रीति जी, उम्र बढ़ने को तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है, ऐसे शरीर में परिवर्तन आता है। तो शिशु अवस्था के बाद युवा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था तो आएगी। लेकिन जो बूढ़ा शब्द आपने प्रयोग किया, ये बूढ़ा शब्द के साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव को लेकर के हम बात करते हैं कि बीमार हो जाना या बीमारियों के साथ जीना। लेकिन एक बात सत्य है कि जो इस बार का थीम जो है ना, वो एक कोई हमारे को शिक्षा दे रहा है कि इस आयु को हम स्वस्थ जी सकते हैं। बुढ़ापे में या वृद्ध अवस्था में कुछ लक्षण सामने आने लगते हैं कि शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाना, प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का लचीलापन कम हो जाना, आर्टरीज में चेंजेस आ जाना, पाचन का कमज़ोर हो जाना, निष्कासन का कमज़ोर हो जाना, स्नायु तंत्र का शिथिल हो जाना। पर यह भी सत्य है कि अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ है और हम योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो ये जो लक्षण है, इन लक्षणों को से बच कर के हम स्वस्थ जीवन, वृद्ध अवस्था बहुत अच्छे से जी सकते हैं। बिल्कुल। विधु जी, आप क्या कहेंगी? पहले से अगर देखा जाए, मैंने कहा कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, पहले से ज़्यादा लंबा जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हम जीवन में गुणवत्ता को जोड़ पा रहे हैं? हम जीवन में वर्षों को तो जोड़ रहे हैं, क्या वर्षों में हम जीवन जोड़ रहे हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेज जिस तरह से बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो उसमें योग कितनी मदद कर सकता है? योग पूर्ण रूप से योगदान देता है, पूर्ण रूप से। ये बात मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि क्वालिटी ठीक है, नंबर ऐड हो गए हैं, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं, बट क्वालिटी ऐड हो रही है या नहीं? क्वालिटी का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्वालिटी योग दे रहा है, और योग भी एक लाइफस्टाइल के रूप में, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके कुछ खरीद के लेके आना है या कुछ भी करना है। जो एक सिंपल सी ब्रीथ हम लोग के पास होती है, वो तो हर किसी के पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं जहाँ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो सबसे पहले योग के लिए हर कोई पूछता है, तो मैं सिर्फ बोलती हूँ कि ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। द मोमेंट आप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, एवरीथिंग बॉडी में रेगुलेट हो जाएगी। जैसे जैसे देशराज जी ने जितने सिस्टम्स का नाम लिया है, ये सारे सिस्टम सिर्फ एक ब्रीद, यस, बस एक वो भाव लाना जरूरी है कि यस, वो एक ब्रीद ना, ये सब चीज़ को रेगुलेट कर देगी। जैसे सांस कंट्रोल होगी, उसी तरीके से हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा। ब्लड, एक एक सेल में जब प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, तो ये सारे सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और देशराज जी, सबसे बड़ी एक जो भूल है, ये मिथ है या फैक्ट है, ये आप बताएंगे कि लोग कहते हैं अभी तो जिम्मेदारियां बहुत है, अभी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, बहुत कुछ है, हम योग कर लेंगे आगे जाके। लेकिन एक उम्र के बाद सोचते हैं अब तो उम्र निकल गई, अब क्या योग हम शुरू करेंगे? तो क्या योग शुरू करने की कोई उम्र है क्या?
यह सत्य है कि योग एक ऐसा अभ्यास है हमारे जीवन में दिनचर्या का, जिसको शुरू करने की कोई भी आयु नहीं है। 5 साल का बच्चा हो या 10 साल और 15 साल और 20 साल का युवा हो, या मिडिल एज में आप 30, 40, 45 साल के, आप परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? अगर गाड़ी ही ठीक नहीं होगी तो आप डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे? आप दिन भर भागना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, आप घर, कोठी, कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब आपका शरीर ही काम नहीं करेगा तो आप भागते भागते डायबिटिक हो जाते हैं, भागते भागते आप मधुमेह के रोगी बन जाते हैं, या आप बीपी के रोगी बन जाते हैं, या हृदय रोगी। तो जीवन का रस तो कम हो गया ना प्रीति जी। आप मात्र केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते, तो आप परिवार और समाज के लिए क्या करेंगे? और जहाँ तक उम्र ज़्यादा होने पर योग शुरू किया जा सकता है कि नहीं, क्यों नहीं शुरू किया जा सकता? केवल कुछ सावधानियों के साथ शुरू करना चाहिए। जो लोग वृद्ध अवस्था में या आफ्टर 50 कह लीजिए आजकल तो, क्योंकि जल्दी गड़बड़ी होने लग जाती है शरीर के भीतर, तो 50 साल के बाद अगर आप योग शुरू करते हैं तो आपको किसी विशेषज्ञ की देखरेख में, क्योंकि उस समय तक शरीर में स्टिफनेस का लेवल बढ़ चुका है, कुछ बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। तो अगर आप इन सब का विवरण अपने किसी विशेष योग गुरु, योग विशेषज्ञ, योग के शिक्षक के सामने रखेंगे तो वो आपके शरीर की क्षमता, आपकी बीमारियों का जो स्तर है वो, और यूँ कहिए कि बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सिलेबस टाइप बना देगा, जिसमें कि आपको कैसे शुरू करना है। मैं कई बार कहा करता हूँ कि 50 साल के बाद शुरू करते हैं तो आपको अग्रिमासनों का अभ्यास नहीं करना, आपको शुरू में कुंभक नहीं लगाना, आप सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर लीजिए ताकि आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। आप सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, आपकी हड्डियों के जो जोड़ हैं वो थोड़े से लचकदार बनेंगे, आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी। जब शरीर लचकदार बनेगा तो आप सरल आसनों से अपनी साधना को शुरू कर लीजिए, सिंपल 2, 3, 4 प्राणायाम कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे धीरे 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 आपकी साधना का स्तर उठेगा। आयु जो मर्जी हो, योग को सकारात्मक प्रभाव शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। देशराज जी ने, विदु जी, बहुत अच्छी बात कही कि आजकल जो है ना, मैं बुढ़ापा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो पहले आ जा रहा है। क्योंकि आप देखिए मानसिक रूप से हम कितने स्ट्रेस्ड हैं, तनाव, चिंता, नींद की कमी आज देखिए बहुत कम उम्र में लोगों को शुरू हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम पहले बूढ़े हो रहे हैं क्या? उम्र भले ही हमारी बाद में बढ़ रही हो, गिनती कम हो, लेकिन मानसिक रूप से हम पहले बूढ़े हो रहे हैं क्या? ये एक बड़ी चुनौती है क्या? यस, एब्सोल्युटली, बहुत ही बड़ी चुनौती है। जैसे अगर देखा जाए, जो हमारी बॉडी है वो पंचकोश से बनी हुई है, तो उसमें अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, उसमें मनोमय कोश है, विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ अन्नमय कोश को दे रहे हैं। मतलब इतना वेटेज, अगर 5 हैं आपकी बॉडीज, उसमें सिर्फ और सिर्फ अन्नमय को इतना वेटेज, और उसके बेसिस पे मनोमय कोश को भी आप बढ़ा रहे हैं। मन तो हमेशा आगे प्रोग्रेस ही करता है, वो तो नेगेटिव होता ही नहीं है। कैसे साधारण भाषा में समझें? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा शरीर है, हम जिस शरीर को देखते हैं, ये एक स्थूल शरीर होता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर के 5 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस फिजिकल पार्ट को बहुत वेटेज देते हैं, बहुत ज़्यादा। और बाद के जो हमारे 4 है, हमारी एनर्जी, हमारे ऑरा जिसे हम कहते हैं, एनर्जी हमारी है, हमारा मन जो है, और हमारा विज्ञान में कोश, बुद्धि जो है, इन पर हम लोग बात ही नहीं करते हैं। और ये सारे इमेजिन इतना वेटेज अन्नमय कोश को कि बाकी के 4 कोश अपने आप ही इसके साथ बूढ़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा है। शरीर तो आगे प्रोग्रेस करेगा, पर इनमें इम्प्रूवमेंट होती हैं, एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग्स होती हैं, और सीखते हैं, और इनमें तो बढ़ोतरी ही होती है। शरीर ही बस एजिंग कर रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है, एज इट इज़ ही है, बेटर है, बेनिफिट दे रहा है आपको हर चीज़ का। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी के लिए हम बहुत ज़्यादा बॉडी ओरिएंटेड हो रहे हैं। अगर बॉडी ओरिएंटेड ना रहे तो मन तो ऑलवेज आपका एक अच्छे विचार के साथ में, अच्छी ऊर्जा के साथ में हमेशा आपका साथ देता है। पर क्योंकि शरीर है, अरे पैर में ये हो गया, अब तो बुढ़ापा आ ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहीं से टूट गए। कि जैसे ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो यहीं से वो मन, जो आपकी मन वाली बॉडी थी, अरे ये हो गया, कोई नहीं, 50 साल की उम्र है, कोई नहीं, अच्छा मेनोपॉज आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ से हम जीत सकते हैं। ये भी तो एक बॉडी है हमारी, इस पे भी तो ध्यान दे सकते हैं, पर इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, और सब इससे ओरिएंटेड चल रहा है, फिजिकल बॉडी से ओरिएंटेड चल रहा है सब कुछ। तो इस एक तरह से देशराज जी, लोग जो ना उम्र बढ़ने से उतना नहीं डरते,
मृत्यु से उतना नहीं डरते, लेकिन दूसरों पर निर्भर होने से डरते हैं कि ऐसा ना हो मैं चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए हमको दूसरों का सहारा लेना पड़ जाए। तो योग इसका सबसे बड़ा साधन हो सकता है कि आप दूसरों पर निर्भर ना हो। मैं इसमें एक विशेष ये जोड़ना चाहूँगा, हम जिस चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं उसका कारण क्या है। 4 बातें हमेशा याद रखिए जीवन में, बुढ़ापा शब्द अगर प्रयोग में लाना है। नंबर 1, दिनचर्या कैसी है आपकी। अगर आप स्वस्थ दिनचर्या नहीं जी रहे हैं तो बुढ़ापा बड़ी तेजी से आएगा। नंबर 2, निष्क्रियता। हम जैसे ही घर की जिम्मेदारियों पूरी कर लेते हैं 50, 55, 60 साल के बाद, तो हम खाली हो जाते हैं। सरकार रिटायर कर देती है, हम घर में रहना शुरू कर देते हैं, योगाभ्यास करते नहीं हैं, सामाजिक कार्य करते नहीं हैं, घर का कार्य करते नहीं हैं। निष्क्रियता बुढ़ापे को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तीसरा, भोजन। एज बढ़ गई, हम अपनी एज को बिना ध्यान में रखे हुए वही भोजन हम ग्रहण करते हैं जो युवा पीढ़ी करती है। आजकल तो ज़माना ही बदल गया कि आप वो किससे मंगवाते हैं, जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तुरंत आ जाता है। हम लोग अगर इस एज में वही भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हम बुढ़ापे को और बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। चौथा, आप अपने जीवन में अपने अध्यात्म को और सेवा को कितना महत्व दिया। अगर इनको महत्व नहीं देंगे तो जो आपने तनाव और अवसाद वाली बात की, तो ये लक्षण बड़ी तेजी से आएंगे। काम करने की क्षमता बहुत तेजी से गिरेगी। आपकी बॉडी में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो बॉडी का बनता है 50 साल के बाद, वो बहुत तेजी से निर्भर करता है कि आप दिनचर्या कैसी जी रहे हैं। तो बुढ़ापा जीवन में आएगा ही आएगा, उसको आप फिर रोक नहीं पाएंगे। हाँ, एक बात सत्य है, योग के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए, अगर आप स्वस्थ दिनचर्या जीना शुरू कर दें, सुपाच्य भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और आप व्यस्त रहना शुरू कर दें, आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें, तो आप वृद्ध अवस्था को नहीं रोक सकते, पर वृद्ध अवस्था के लक्षण आने की गति इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि आप जीवन के आखिरी श्वास तक सुखी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो इसीलिए देशराज तो वो डर नाम की चीज आएगी ही नहीं। एक जो मैंने आत्मनिर्भरता की बात की, एक बहुत बड़ा चैलेंज अकेलापन है। जितने भी आज बढ़ती उम्र के साथ लोग हैं, वो बुजुर्ग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। साइलेंट एपिडेमिक कहा जा रहा है। तो ये जो भावनात्मक रूप से मजबूती है जिसकी जरूरत है, इस आयाम पर भी इसको कैसे लाया जाए, इसको कैसे लाया जाए, यही चीज अब जो मैंने कारण बतलाए, आप इनको उपचार में बदल दीजिए। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं तो आपकी 2-3 चीजें आपको जरूर मिलेगी। नंबर 1, जब शरीर की बात होती है, शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आध्यात्मिक पक्ष का विकास होगा, आपका अकेलापन खत्म होगा, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा, आपके शरीर के अंदर एक ओज और आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आप अपने आप को, जो मैंने व्यस्त रखने वाली बात की, अगर आप ओल्ड एज में पहुंच गए हैं तो आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए ना। ओल्ड एज किसको कहते हैं, सही मायनों में इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जीवन भर के अनुभवों को आपने समेटा है अपने अंदर, और अब आप उस एज के किनारे पर खड़े हो, उस अवस्था में पहुंच गए हो जब आपने बच्चों की शादी कर चुके हो, मकान बना चुके हो, धन कमा चुके हो, रोटी छत कपड़ा आपके पास है, तो अब आप कंट्रीब्यूट कीजिए ना अपने उन अनुभवों को समाज हित के अंदर, कंट्रीब्यूट कीजिए ना आप लोक हित के अंदर, कीजिए ना परोपकार का कार्य। अगर दिन में आपने 2 घंटे 3 घंटे सेवा का कार्य ले लिया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपने थोड़ा सा अध्यात्म के विषय को पढ़ लिया, आपने 1 घंटा साधना कर ली, तो आप सकारात्मक ऊर्जा से इतने भर जाएंगे कि मैं मानता हूं कि देखिए, एक जन्म से और 25 साल तक आपने क्या किया? आपने एजुकेशन गेन करी। 25 साल से 50 साल तक आपने क्या किया? आपने परिवार के लिए, अपने लिए बस केवल धन जोड़ा। अब 50 साल से 80 साल तक, 90 साल तक आपको क्या करना है? आपको जीवन को जीना है, जिसको हम बुढ़ापा कह करके और बीमारियों का घर कहते हैं ना। यही जीवन है वास्तव में, इस जीवन के रस, इस आनंद के सागर में डुबकी लगाने का, जिसको हम नर्क बना देते हैं केवल दिनचर्या का रूट बदल करके। और यह रास्ता अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो योग कर सकता है हमारा। और विदु जी, महिलाओं के लिए थोड़े से चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं थोड़ा बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि जैसे मेनोपॉज का आपने जिक्र किया, उसके बाद हम जानते हैं कि हार्मोन्स में इतनी तेज़ी से बदलाव होते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और डिप्रेशन में दुगनी महिलाएं जाती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो महिलाओं के लिए और ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है योग?
महिलाओं के लिए जैसे जो जो आपने कारण दिए हैं, यही कारण है जिनकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है जो फीमेल बॉडी है हर मंथ बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजरती है, बदलाव गुजर रहे हैं, और अब खाने की वजह से उन बदलावों में भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, फीमेल बॉडी में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उस साइकिल को, उस उतार चढ़ाव को बैलेंस करके आगे बढ़ें। तो जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, आसन, इनको नियमित रूप से करें सो दैट कि जो ये उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि ये उतार चढ़ाव ही तो हैं जो हमारे इमोशंस को, बिकॉज ये हार्मोन्स ही तो सब कुछ करते हैं, छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी पीनल ग्लैंड है, ये ग्लैंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसकी वजह से हमारा साइकिल, एंड मुझे ये लगता है कि हम ब्लेस्ड होते हैं कि हर मंथ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे हार्मोन्स एक सही चल रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है तो चलो इनको लाइन पर लेके आते हैं। तो जब हमारे पास इंडिकेशन है, पैरामीटर हमारे पास सामने दिया हुआ है कि हार्मोन्स बिगड़े हैं, गेट देम ऑन ट्रैक, उनको ट्रैक पे लेकर आइए, तो हमें लेके आने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास मापदंड भी है कि इस मंथ समझ में आया, ओके समझ में आया, तो क्या करेंगे, खाना पीना ठीक करेंगे और अभ्यास करेंगे और नियमित रूप से अपना सारे अपने प्रैक्टिसेस करेंगे। तो देशरा जी, क्या आप मानते हैं कि अवेयरनेस योग को लेकर बढ़ी है क्या? क्योंकि पहले एक व्यायाम का जरिया माना जाता था, कुछ आसन है जो कर लेने हैं, योग हो गया, हम योग करते हैं, लेकिन असल मायने क्या लोग आज समझ रहे हैं? प्रीति जी, मुझे इस क्षेत्र में सेवाएं देते हुए 40 साल हो गया और भारतीय योग संस्थान पिछले 59 वर्षों से योग के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है। जो मैंने इस क्षेत्र का अनुभव लिया है, जब वो ज़माना था कि हम पार्क में 3-4 लोग हुआ करते थे, साधना किया करते थे, सेंटर बड़े कम थे, आज भारतीय योग संस्थान 4,500 योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को योग की शिक्षा दे रहा है। एक बात कहूँगा इसमें जो ऐड करूँगा, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, जैसे कोई सीजन आता है ना किसी चीज़ का, तो फिर माल ज़्यादा बिकता है। तो योग तो ये शक्ति संस्था हमारे देश की थी, हमारे पूर्वजों की देन है, हमारी वसीयत है, हमारी खोज है, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए और पूरे विश्व ने इस देश की शक्ति को पहचाना, तो ये एक प्रचार और प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। कम से कम ये नहीं है कि सिर्फ 21 जून को आपने योग कर लिया तो योग हो गया। योग साल में एक दिन करने की विद्या नहीं है। ये एक दिन क्या तय कर दिया हमने, जैसे हम साल में एक दिन दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार तो हर रोज है हमारी संस्कृति में, प्रसन्न रहना ही त्यौहार है। तो ये एक केवल मैसेज है हर व्यक्ति को, छोटे से बड़े तक, कि आपको प्रतिदिन योग करना चाहिए। और ये से क्या हुआ कि लोगों के फोन आते हैं हम लोगों के पास, पूछते हैं, वो हम सेंटर खोलते चले जा रहे हैं और आज आम व्यक्ति योग के बारे में जानने लगा है, वो योग करने लगा है, किसी भी माध्यम से करे। बट आज मैं ये कह सकता हूं कि भारत में नहीं, विश्व में एक बहुत जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा योग की तरफ बढ़ गया है। योग के महत्व को लोग समझने लग चुके हैं और मुझे आशा है कि भविष्य में योग ही इस समाज को बचाएगा, योग ही इस समाज की दिशा को बदलेगा, योग ही हमें जीना सिखाएगा, योग ही हमारी जीवन शक्ति का स्रोत बनेगा। बिल्कुल। और अब आप दोनों से ही मैं ये बातें जानना चाहूँगी, बहुत समय हो गया आप लोगों को, बहुत सारे लोग आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं योग को लेकर। तो एक तो हमने बात की कि उम्र बढ़ने और बूढ़ा होने में फ़र्क है, एक हमने बात की कि शारीरिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों में फ़र्क है। हो सकता है मानसिक रूप से आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो, ये भी हो सकता है। यानी योग आपको जितनी जल्दी हो सके उसको आज से ही अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। क्या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत देर से योगा करना शुरू किया हो, योग को उन्होंने 60 साल की उम्र में या उसके बाद अपनाया हो और उनमें बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिले हो? इस तरह के केसेस आए हैं आप लोग क्या? यस, मेरे पास आए हैं इस तरह के केसेस कि लोग बहुत, मतलब शुरू में क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया कि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, अर्थ के लिए, फैमिली, सब कुछ, तो वो जब वहाँ से फ्री होते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि अब बॉडी डिटेरियोरेट हो रही है कि तो अब क्या किया जाए, चलिए योग करते हैं। तो वो लोग जब आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि उनको मानसिक रूप से कितना बेनिफिट मिला है, कितना ज़्यादा बॉडी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके घुटनों में बहुत पुराना पेन था, पूरी जॉब उन्होंने रिटायरमेंट तक घुटनों के दर्द के साथ की, बट अब उन्होंने प्रैक्टिस की है तो उसमें राहत है।
तो कितनी बड़ी बात होती है कि मतलब आपने इतना जीवन का इतना बड़ा हिस्सा अगर आप पहले से ही कर लेते तो आप जल्दी इस चीज़ से फ्री हो जाते, बट अब आप हुए हैं। बट तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है सभी के लिए कि उस उम्र में भी अगर लोग कर रहे हैं, करके अपने ब्रेथ को, अपनी बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी डायबिटीज़, अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड नी पेन और बैक पेन में तो मैक्सिमम रिसर्चेज है आप देखने को मिलेंगी, और हर एज ग्रुप में रिसर्च देखने को मिलती हैं इसमें कि कितना इम्प्रूवमेंट है और कैसे ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप इसको पहले कीजिए, तब करते हैं तब भी आप बेनिफिट देखते हैं। अगर थोड़ा पहले देखेंगे तो आपकी जो जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप जल्दी क्योर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो देशा जी, जो रिसर्च की बात की अभी विधु जी ने, अब तो हमारे पास बिल्कुल मैं कहूँ कि साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जो योग के परिणामों को लेकर बहुत सारी बातें कह रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि 40 साल का जो अनुभव है, आपने कहा कि पहले 1-2 लोग दिखते थे, फिर किस तरह से सेंटर्स ज़्यादा खुले हैं, लोग जुड़ते गए हैं, आपने रिजल्ट जो देखे हैं वो कितने चमत्कारी रहे हैं? बहुत चमत्कारी हैं, इसकी कोई संख्या नहीं है बताने की। बड़ी उम्र में जब लोग हमारे पास आते हैं, कोई गर्दन का, सिंपल बात भी ले लें, कोई गर्दन का दर्द लेकर के आता है, हम उसको सिंपल सूक्ष्म क्रियाएं करवाते हैं और फिर गर्दन की कुछ आसन प्रभावित करने वाले भुजंग आसन है, ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, अर्धउष्ट्रासन है, ये 15 दिन करवाते हैं। 15 दिन में दर्द गायब होता है, जिसके लिए वो सालों से दवाई खा करके आ रहे होते हैं। किसी को लंबर स्पाइंडोलाइटिस की शिकायत ये तो हमने देखा है कि बिल्कुल सर्जरी के लिए जाने वाले होते हैं, उसके बाद भी सब रिवर्स हो जाता है। लंबर स्पाइंडोलाइटिस का पेशेंट आता है, हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ ताड़ासन करवा देते हैं, उसको हम एक टांग का स्लब आसन करवा देते हैं, उसको हम त्रिक भुजंग आसन करवा देते हैं। 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि वो दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, डायबिटीज़ हम कह देते हैं कि जी ये तो उम्र भर की रहने वाली बीमारी है। अरे भाई, उम्र भर की रहने वाली बीमारी कह करके उसको पहले ही नकारात्मक भाव दे दिया तो वो ठीक कैसे होगा? अगर उसको प्रतिदिन वो योग करके एक सकारात्मक भाव के साथ जिएगा, वो अपने पेट के ऑर्गन्स को प्रभावित करने वाला वक्र आसन करेगा, अर्धमध्येंद्र आसन करेगा, मंडूक आसन करेगा, तो उनके करने से जब उसके वो ऑर्गन सक्षम बनेंगे तो क्यों नहीं अंदर बनने वाले स्रावों की गुणवत्ता और मात्रा में परिवर्तन होगा। और इस लाइफस्टाइल से कम इतना तो होगा भी दवाई नहीं बढ़ेगी, दवाई का स्तर नीचे आ जाएगा, उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, उसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, वो बार बार बीमार नहीं होगा। और ऐसे सीनियर लोग बहुत से हमारे पास आते हैं। किसी को नज़ला जुकाम खांसी रहता है, हम क्या करते हैं, उसको केवल एक रबड़ नीति, सूत्र नीति, कपालभाति, प्राणायाम और जल नीति क्रिया करवाते हैं और वो परमानेंट उसका सिस्टम, उसके साइनसिस क्लियर हो जाते हैं। क्या है नज़ला जुकाम खांसी? ये इन छोटी छोटी चीज़ों के इलाज से आप परमानेंट इलाज ढूंढ लेते हैं, आपका सिस्टम साफ हो जाता है। आपको कब्ज रहता है, आप 2 गिलास गुनगुना पानी ऊषा पान करके सुबह आकर के पेट को, बड़ी आंतों को प्रभावित करने वाले 4 आसन खींच करके केंद्र पर कर लोगे तो आपकी बड़ी आंतों की वाइब्रेशंस लौट आएगी। जब लौट आएगी तो आप कब्ज के रोग से ठीक हो जाएंगे। आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गए, आप घुटनों की सूक्ष्म क्रियाएं करके तो देखो, आप थोड़ी सी उसको मसाज तो दो, थोड़ा सा उसको सन बात तो दो। प्राकृतिक चिकित्सा और योग को आपस में जोड़ो तो सही। बिल्कुल। आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाओ, विश्वास करो। योग सुनने की विद्या नहीं है। हम शब्दों में प्रेरणा खूब देते हैं लोगों को, लेकिन ये करने की विद्या है। और करने से ऐसा कुछ नहीं है, हड्डियों का दर्द हो, आपके पेट के रोग हो, आपके कमर के रोग हो, कमर से रिलेटेड रोग हो, आपकी गर्दन का दर्द हो, सर दर्द हो, नज़ला जुकाम खांसी हो, ये सब छोटी छोटी बीमारियों में आज तो रिसर्च करके ये बात सिद्ध होने लग गई है कि योग ही एकमात्र ऐसा है जो कि परमानेंट इलाज करता है। दवाई एक्सटर्नली बॉडी को एकोमोडेट कर सकती है फॉर द टाइमिंग। आपको 103 डिग्री बुखार हो गया, आप 2 दिन पैरासीटामोल खा लीजिए, आपको एक्सटर्नली एकोमोडेट कर लोगे। लेकिन परमानेंट अगर आप बॉडी की, अगर आपने शक्ति को बढ़ानी है तो योग हमेशा याद रखें कि प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अगर कोई है, साधन है, तो वो योग है। बिल्कुल, जिसमें आप बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, तो कई लोग अभी तक चर्चा को सुन के ये सोच सकते हैं विधु कि जब हमें कोई दिक्कत आएगी या जब हमारी उम्र बढ़ेगी तब हम योग करेंगे। तो जो लोग अभी युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा?
उनके लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कीजिए, बिकॉज मैं जितने भी युवाओं से मिलती हूँ वो सब यही कहते हैं तो बूढ़ों का काम है, ये तो रिटायरमेंट के बाद का काम है। बट नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल इश्यूज आपको अप्रोच कर रहे हैं। वो धीरे धीरे ऐसे आपके अंदर समा जाएगा इस मोबाइल और सोशल मीडिया, इसके आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज से शुरू कीजिए, बिकॉज आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसमें आप मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आप योग करेंगे तो उसको मेंटल हेल्थ को आप बैलेंस बना के रखेंगे, आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो जो ये इश्यूज़ है ना, जो जिसके लिए कैपिटल बनता जा रहा है, पूरा विश्व ही कैपिटल बनता जा रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सुनने में लगता है कि कोई भी आजकल मजाक में भी बच्चे बोल देते हैं, बट जो असलियत में ग्रस्त हैं वही जानते हैं कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। उनके पास एक होप का कुछ भी नहीं है उनके पास में। तो मैं उनके लिए बहुत स्ट्रांगली मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आप योग कीजिए, और स्पेशली प्राणायाम, बिकॉज जिस हिसाब से हमारी मानसिक स्पीड बढ़ रही है, हर चीज़ को देख के, टीवी, गाने जो भी चल रहा है, हम हाई स्पीड में जा रहे हैं ना, उस स्पीड को थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए, एक ब्रेक लगाइए उस स्पीड में। ब्रेक कहाँ से आएगा? अगेन मैं श्वासों पे बहुत ध्यान देती हूँ और बोलती हूँ हर किसी को कि आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। जैसी चले वाते चलम चित्तम, मतलब वात जैसे चलेगी आपका चित्त भी वैसे ही चलेगा। आप इसे भगा लीजिए, आप गुस्सा कीजिए, आप देखिए आपकी ब्रीदिंग कितनी स्पीड में, कितनी फास्ट हो जाती है। और जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, तो एक बार मुझे लगता है वो अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लें। बिल्कुल, अब तो डेली और वीकली रिपोर्ट भी आती है, उसमें कितने कितने घंटे होते हैं। आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं कि आप 1 आवर 2 आवर के लिए, कि अच्छा कि मैंने अगर आज 1 घंटे के लिए ये ऐप देखी तो बंद हो जाए, शट डाउन हो जाए। सारी फैसिलिटीज़ है हम लोग के पास। तो यानी वो समय अपने स्वास्थ्य के लिए, योग के लिए दे सकते हैं। तो अब मैं आप दोनों से मंत्र जानना चाहूँगी। दिशा जी बताइए कि जिसको आज से मान लीजिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो क्या ऐसे मूल मंत्र हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आप बताएंगे, जो करने हैं और जो नहीं करने हैं? मॉर्निंग में खाली पेट योग करना ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है। जब भी योग शुरू करें उसके साथ भोजन को जरूर बदल लें। हम जो बाहर का भोजन, तला हुआ भोजन जो उसका सेवन करते हैं तो उससे बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा आती है। पानी का सेवन ज़्यादा करें। शुरू में सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, फिर सरल आसनों का अभ्यास कीजिए, और जो युवा पीढ़ी है फिर वो अग्रिम आसनों की तरफ बढ़ सकती है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाइए। अब जैसे युवा पीढ़ी की बात हो रही थी, आज युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ रिटेंशन। वो चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम की जो बात हुई है, इससे जो है ना एकाग्रता नहीं बढ़ती। योग एकाग्रता की बहुत बड़ी चाबी है। आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करके देखिए, डीप लॉन्ग ब्रीदिंग करके देखिए, आप प्रतिदिन आप सब आसन, योग निद्रा का अभ्यास करके देखिए, इससे आपका एनर्जेटिक लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान में जरूर बैठिए। सोने से पहले 10 मिनट आत्मचिंतन कीजिए कि मैंने अपनी दिनचर्या से संबंधित क्या गलतियां करी आज, क्या मैंने आज योग किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। 24 घंटे सबको मिले हैं, 25 घंटे किसी को मिलते नहीं है, और ना किसी को 23 घंटे मिलते हैं। जो अगर मैं अपने इस जीवन के लिए, जो मेरी अपनी गाड़ी है, जिस गाड़ी को आप सर्विस स्टेशन पर लेकर के नहीं जाते, तो उम्मीद मत रखिए कि ये गाड़ी आपको डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएगी। तो ऐसे ही इस जीवन यात्रा को करने के लिए मेरे प्रभु ने इस शरीर रूपी गाड़ी को दे करके धरती पर भेजा है। अगर इसको आप ठीक नहीं रखेंगे, अपने मन और मस्तिष्क को ठीक नहीं रखेंगे, अपनी क्रियाओं और कर्मों को ठीक नहीं रखेंगे, तो आपको अपने जीवन की मंजिल नहीं मिलेगी। और ये जो भौतिक पक्ष को मैं सिर्फ विकसित करते हुए उसको मंजिल लेकर के बैठ चुका हूँ, ऐसा नहीं है। कम से कम आज हम जिस थीम पर बात करें कि स्वस्थ वृद्ध अवस्था के लिए योग, तो स्वस्थ वृद्ध अवस्था में ये भी सोचना, समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या धन कमाने के लिए धरती पर आया था? क्या कोठी बनाने के लिए धरती पर आया था? या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ पर आया था? बड़ी कार खरीदने के लिए मैं इस धरती पर आया था? मेरा लक्ष्य ईश्वरीय अनुभूति था। मेरा इस लक्ष्य जीवन का अपने स्वरूप से साक्षात करना था। मेरा लक्ष्य अपने अंदर जाकर के उस गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए था जो मेरे भीतर भासता है। बिल्कुल। और इसके लिए कम से कम वृद्ध अवस्था जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर इस मंजिल को पहचानो, इस लक्ष्य को पहचानो और इस लक्ष्य के लिए काम करो। और इसके लिए योग का मार्ग है। जब आप प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, भोजन सुपाच्य करेंगे, दिनचर्या की गलतियों को दूर करेंगे, तो मैं मानता हूं कि वृद्ध अवस्था नहीं,
वो एक वरिष्ठ अवस्था बन करके रह जाएगी। और वरिष्ठ अवस्था का अर्थ होता है कि आपने जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव जिंदगी भर समेटा है, वो अपने लिए ही नहीं रखा, अपने समाज के लिए रखा, जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे। तब आपका जीवन सार्थक होगा, वरना ये जीवन अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। विदु जी, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मैं पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र, ये मैंने बहुत गांठ बांध के रखा हुआ है, अथ योग अनुशासनम। योग हर एक की अलग अलग व्याख्या है उनके लिए। जो मैं समझती हूँ, जो मेरी समझ में आया है उसकी व्याख्या कि अनुशासन, योग बिखरा हुआ था, अब योग को अनुशासित किया गया है, क्योंकि अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जब इतना ही ज़रूरी है तो देखिए वो पहला सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, तो वो डिसिप्लिन जिसकी बात की गई है, वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो खो रहा है। कि हम, एक तो बहुत फ़नी चीज़ ये है कि हमारे मन को पता होता है पर हमारे शरीर को नहीं पता होता। अगर मान लीजिए आप सुबह 8 बजे खाना खाते हैं तो आपके शरीर को नहीं पता है, तो आप उसे याद दिलवाएंगे। रोज़ 1 हफ्ते तक 8 बजे खाएंगे तो 1 हफ्ते के बाद वो 8 बजे अपना श्राव शुरू कर देगा, अपने एंजाइम शुरू कर देगा। क्यों? डिसिप्लिन। पढ़ने के लिए बोलते हैं नियमित समय हो, इसी समय बैठो, रोज़ 4 बजे बैठ के पढ़ो, ताकि आपके पास, बॉडी के पास सिग्नल जाए कि 4 बजे ओके, ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट होना है और मुझे अभी पढ़ाई करनी है। रात को 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है। ये मैसेजेस हम अपने आप से साथ कम्युनिकेट कर पाएँ तो कहाँ से आएंगे? अनुशासन से। हर एक चीज़ को अनुशासन में देखिए। ये मेरा जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल योग में वैल्यू नहीं देते हैं या फिर समझ नहीं पाए हैं अभी तक, या ये सोच रहे हैं कि बड़े लोग ही करेंगे, योग फॉर एजिंग है तो लोग एजिंग वाले लोग करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। ये उनके लिए कि अगर आप योग नहीं कर पा रहे हैं ना तो डिसिप्लिन लेके आइए लाइफ में। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पहला स्टेप डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन के बाद अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट कर लीजिए। तो ये मेरा मूल मंत्र रहेगा सभी के लिए योग फॉर एजिंग के आज के। बिल्कुल। और ये जो पहले और दूसरा स्टेप बताया है विदु जी ने, उसके बाद आप धीरे धीरे उस यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। तेशरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विदु, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार उत्तेजक चर्चा के लिए मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद कहूंगी। एक बात साफ है, स्पष्ट है कि उम्र बढ़ना जीवन का स्वाभाविक सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अस्वस्थ होकर उम्र बढ़ना ये हमारी नियति नहीं है, ये हमारी खुद के हाथों में है। योग हमें केवल शरीर को स्वस्थ रखने का मार्ग नहीं दिखाता, मन को शांत रखने, भावनाओं को संतुलित करने और जीवन को सार्थक बनाने की दिशा भी देता है। शायद इसी कारण आज पूरी दुनिया योग को केवल एक अभ्यास नहीं, एक जीवन पद्धति, एक लाइफस्टाइल के रूप में स्वीकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग हम सभी को यह संदेश दे रहा है कि स्वस्थ वृद्धावस्था की तैयारी 60 वर्ष की उम्र में नहीं करनी, बल्कि आज से ही शुरू करनी है। इसी संदेश के साथ फिलहाल आयुष्मान भव के इस अंक में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।